प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 11वां, बल तथा दाब। बोर्ड में प्रश्न आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर किस तरीके से देने हैं। तो मेरे वीडियो में निरंतर बने रहिए और मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। देखने के पश्चात आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलो अध्ययन करते हैं। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। पेशीय बल की परिभाषा दीजिए। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, पेशीय बल और घर्षण बल। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। और घर्षण ऐसा बल जो गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और उसकी गति कम कर रहा है, उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं? घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। असंपर्क बल किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु बल का अनुभव करे, असंपर्क बल कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक नंबर स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। और गुरुत्व बल, प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है और अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार वस्तुओं पर लगने वाले बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहती हैं। दाब किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी पट्टी दाब को कम करता है। पट्टी जितनी पतली होगी, दाब के नियमानुसार दाब बढ़ेगा, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल कम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कील का किनारा नुकीला क्यों होता है? कील का किनारा नुकीला इसलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना कम होगा, दाब बढ़ता है, जिससे आसानी से धंसती है कील। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली रहती है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अध्याय 12वां, घर्षण। अर्थात इस अध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। खाली स्थान में गति। घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर भी निर्भर करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 4 बच्चों को लोटनी स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उसकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। इसमें से मतलब घर्षण के घटते क्रम को लिखना है। तो सर्वाधिक स्थैतिक, फिर सर्पी और फिर लोटनिक बलों के घटते क्रम को व्यवस्थित करना है। तो स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श पर
संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर हैं चलाती हैं। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम। तौलिया 1 नंबर, तौलिए पर ज़्यादा घर्षण होगा, फिर समाचार पत्र, फिर संगमरमर का सूखा फर्श और फिर संगमरमर का गीला फर्श। मान लीजिए आप अपने डेस्क का थाड़ा झुकाते हैं, उस पर रखो कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकता आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, मतलब गत्ते को, और उस पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। अर्थात जैसे हमारे सामने पुस्तक आ रही है तो घर्षण उसके विपरीत ऊपर की ओर, यह दर्शाया गया है चित्र में। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपको चलने के लिए आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण देना है। यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है तो इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों के अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूंकि घर्षण बल कम होता है, इसलिए फिसलने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। खिलाड़ी कॉलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते, व्याख्या कीजिए। खिलाड़ी कॉलदार जूते स्पाइक इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके और जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। इकबाल को हल्की पट्टिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भी भारी पट्टिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों? उत्तर, सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है और लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल ही अधिक होगा। क्योंकि भारी पट्टिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, इसलिए उस पर घर्षण बल भी अधिक अनुभव होगा। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। वर्णन कीजिए, घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। घर्षण शत्रु है, घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। बर्फ घर्षण मित्र है, घर्षण अनिवार्य है क्योंकि यदि घर्षण न हो तो चलना होना नामुमकिन है, यदि घर्षण न हो तो खेलना नामुमकिन है, यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है, और यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। वर्णन कीजिए, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? जब वस्तुएं किसी तल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षयित होती है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो।
अध्याय 13वां। अभ्यास। सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है किस में हो सकती है? ठोस, द्रव तथा गैसों में। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसमें से सबसे कम होने की, न्यूनतम होने की, या छोटे लड़के की, मतलब छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, या महिला की? तो छोटे लड़के की। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ पर निशान लगाइए। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो टी और एफ में से कौन सा सही है? तो है इसमें टी, मतलब सही है। यदि मतलब किसी कप्रित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। गलत है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। ये भी गलत है। मानव कानों के लिए श्रव्य प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ये सही है। कंपन को आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। गलत। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। ये भी गलत। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण आवश्यकता उत्पन्न कर सकता है। आवश्यकता उत्पन्न कर सकता है। ये भी सही है। उचित रंध्रों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए समय को कहते हैं आवर्तकाल। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल 40 दोलन पूरा करने में लगा समय 4 सेकंड और एक दोलन पूरा करने में लगा समय 4/40 तथा 1/10 0.1 सेकंड। आवृत्ति 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या 40। 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या है 40/4 बराबर 10। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? 500 कंपन करने में लगा समय 1 सेकंड और एक कंपन करने में लगता समय 1/500 बराबर 0.002 सेकंड। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक, सितार, बांसुरी। तो इसमें से ढोलक में है तानिजली, सितार में तार और बांसुरी में वायु स्तंभ। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? उत्तर, शोर अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। संगीत सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह सुखद होती है। हाँ, संगीत भी कभी भी शोर बन जाता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट मतलब पटाखों का फटना, मशीनें, लाउड स्पीकर, वातानुकूल कूलर, ऊंची आवाज में चलाई गई रेडियो, टीवी आदि। वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप आदि। व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। आपको माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, मान लो आपकी, और उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों में से चुनाव करने का मौका है तो हम
अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफ़ी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे बने मकान में वाहनों की ध्वनियाँ आदि ज़्यादा सुनाई देगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती है तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होगा, इसलिए सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान ही उत्तम है। प्रश्न 12वां, मानव वाक्य यंत्र की चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है जब वे ढीले और मोटे होते हैं। ये दिखाई गया है, इसको देखिए, यहाँ पर स्थित होता है। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा इससे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती तथा मेघ गर्जन बाद में, मतलब बिजली की चमक तो पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देता है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। इसका कारण है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक है, इसलिए वे इसमें हमें आवाज़ सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। अब है अध्याय 14वां, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयुक्त प्लेट पर निक्षेपित होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जब किसी सपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर, जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेप विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई का विक्षेप भी उतना ही अधिक होगा। ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 4.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ये चित्र है 14.9 और इसमें ये चुंबकीय सुई में मतलब विक्षेप होता है। उत्तर है इसमें 1 नंबर नींबू का पानी, टोटी का पानी और कॉपर सल्फेट। चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्याख्या में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? ये चित्र है 10। अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। द्रव्य अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो जिससे तंतु पर्याप्त गर्म हो जाता है, इस कारण बल्ब नहीं दीप्त नहीं होता है।
दो द्रव ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक सपरीक्षित का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि सपरीक्षित बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तो इसका उत्तर है द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इससे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं कर सकता। इसे चालक बनाने के लिए हमें इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते। व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों? आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद करते हैं क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्रों में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरीक्षित से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर, समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित इसलिए दिखती है क्योंकि समुद्र का पानी संपरीक्षित के पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक है, क्योंकि वे दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण वाला नमकीन होता है। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या करें। उत्तर, नहीं। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइनों के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा सा भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान तक को खतरा पहुंच सकता है। पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। उससे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका कारण क्या है? भाई, वर्षा का पानी के अंदर तो कुछ मात्रा में जो ऐसे अम्ल घुलती है, तो अम्लीय मात्रा से, इसलिए विद्युत का सुचालक हो जाता है। वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करके उसका संपरीक्षित से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। वर्षा का जल नीचे आते आते कई अशुद्धियों से युक्त हो जाता है। कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियां होती हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अशुद्ध जल में भी नमक आदि मिलाकर उसे भी विद्युत का चालक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार वर्षा का जल भी अशुद्ध होता है तो चुंबकीय विक्षेप दिखाएगा। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची: नकली आभूषण, सुई, नई साइकिल का हैंडल तथा रिम, कार के कुछ भाग, स्नानगृह की टोंटी, गैस बर्नर, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत, रसोई के बर्तन। जो प्रक्रिया अपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोगी होती है। एक ही पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है? कारण भी लिखिए। उत्तर: अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है क्योंकि अशुद्ध छड़ का कॉपर विलयन में मिलेगा तथा शुद्ध कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा होगा। इसी यहाँ तक प्यारे बच्चों हमने पढ़ लिया विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव तक। अब अगले 4 पाठों के प्रश्न उत्तर अगले नए वीडियो में अपलोड करूँगा, तो उस वीडियो को आप भी देख लेना और अपने अध्ययन को कंठस्थ करना। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद्र पातलिया, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वे आप तक
पहुंच पाए। धन्यवाद। और मैं आपकी बोर्ड एग्जाम में स्वर्णिम भविष्य के लिए कामना करता हूँ। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।